जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों के 4 का है आज हमारा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, अभी तक जो हमने कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करें। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि कंपनीज एक्ट 2017 एक सेपरेट लीगल पर्सन ट्रीट करती है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी को अलग पर्सन समझना है, जिसको लॉ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करती है, मैनेजमेंट को अलग पर्सन और ओनर्स को या मेंबर्स को अलग पर्सन। फिर हमने पढ़ा कि जब लॉ इसे सेपरेट लीगल पर्सन ट्रीट करता है तो इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। फिर हमने परपेचुअल एग्जिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कंपनी की ओनरशिप जितने भी लोगों के हाथों में ट्रांसफर हो जाए तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। फिर हमने जो डिस्कस किया वो हमने शेयर कैपिटल डिस्कस किया कि कंपनी के कैपिटल के साथ शेयर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक जर्नल हमने टाइप्स डिस्कस किए जिसमें हमने कंपैरिजन किया कंपनी का और बॉडी कॉर्पोरेट का, डिफरेंस पढ़ा कि दोनों में फर्क क्या है। फिर हमने जब कोई बंदा कंपनी फॉर्मेशन करता है, बनाता है कंपनी, तो उस टाइम पे उसके पास कंपनी बनाने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। तो मेनली वो 2 कंपनीज रजिस्टर करा सकता है, या तो एज अ प्राइवेट कंपनी या एज अ पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी तो फिर फर्दर उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, और अगर पब्लिक कंपनी तो फिर भी 2 ऑप्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी लिस्टेड जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर नहीं हो सकती, पहले उसको क्या रजिस्टर कराना पड़ेगा, अनलिस्टेड। फिर लिस्टिंग का अलग से एक प्रोसीजर है, उसमें जाना पड़ेगा। फिर हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिस्कस किया कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उसमें हमने पढ़ा कि ये गवर्नमेंट का एक रिलेशनशिप है कंपनी के साथ। लाजमी नहीं है कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। वो 3 तरह के रिलेशनशिप्स हमने डिस्कस किए। और फिर कल हमने लास्ट जो कंपनी डिस्कस की वो होल्डिंग और सब्सिडरी डिस्कस की। तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे, वो किए हैं, आपने ट्राई किए हैं। सॉल्व किस किसने किए बच्चों, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं ना, पूरा हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों ने सॉल्व नहीं किए। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए आज थोड़ा सा मल्टीमीडिया मुझे चाहिए था कुछ, मैंने आपसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियल क्लासेस है हमारी कंपनी लॉ। मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था कि कंपनी लॉ को पास करना, अगर हम कंपेयर कर ले बिजनेस लॉ के साथ, तो कंपनी लॉ को पास करना एज कंपेयर टू बिजनेस लॉ इजी है, आसान। ठीक है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट सीए में या खासकर जो हमारा लॉ के सब्जेक्ट्स है ना, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, मैं ये कह लूँगा, जो हमारे कौन से सब्जेक्ट्स है बच्चों, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर्स का प्रैक्टिस करें। क्या करें बच्चों, किस चीज़ का, पास्ट पेपर्स का। ठीक है, इसके लिए पास्ट पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है देखिएगा, अभी मैं आपको आपके सामने ये बिल्कुल इनिशियल बेसिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, इससे पास्ट पेपर से पहला जो आपको हेल्प मिलेगा ना, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको पहले से पता होगा कि मैं जो स्प्रिंग में पेपर देने जा रहा हूं तो मेरे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, पहला ये पता चल जाएगा। दूसरा, जो एग्जामिनर की साइकी है ना, ठीक है, या नेचर है, उसकी समझ आपको आ जाएगी कि ये इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन भी एक बात बताई थी, आज फिर बता रहा हूं कि अगर आप पास पेपर्स करके गए तो इंशाल्लाह 60-70% आपका पेपर जो है वो रिपीटेड हो। ठीक है, आ जाए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़े, क्या है, किधर है, ये है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े।
अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। याद है जब बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने ये जिक्र किया था कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बच्चों, किया था ना जिक्र। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये कम से कम कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर। ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपके इस पेपर का मैथमेटिक्स का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? मैथमेटिक्स। अगर बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनीशन एज इट इज जो बुक में लिखी हुई है आपने याद कर ली हो और आपने सेम इट इज लिख दी तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये कोशिश नहीं करनी होती कि मैं पासिंग मार्क्स ले लूं, मतलब मुझे 4 में से 3 मिले या मिनिमम 2 मिले कि मेरा 50% ताकि मेरा ओवरऑल पेपर। ये वो एरिया है जो आपको उन क्वेश्चंस में हेल्प आउट करेगा जिन क्वेश्चंस में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप 4 नंबर लेते हो तो वो क्वेश्चन तो आपने फेल कर दिया, लेकिन इसमें अगर आपने पूरे लिए हैं तो 15 में से 10 में से 4 उसमें लिए, इसमें से 4 में से 4 कितने लिए? 4, ठीक है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। टोटल कितने क्वेश्चन मार्क्स थे दोनों क्वेश्चंस के? 14। 10 और 4, 14 में से कितने लिए? 8। तो देखो आपका ओवरऑल जो पेपर के ऊपर इंपैक्ट है ना वो आपको पासिंग की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों ये आपने ख्याल रखना है कि जहां पे डिफिनीशन है ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ होनी है जब आप याद करोगे। एक बार याद कर लिया ना तो फिर ये कन्फर्म है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया तो आप 100% मार्क्स उसमें सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाए, ये क्वेश्चन है, पढ़े। A secretary has recently joined ABC Private Limited Company. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. The data she shared with CEO was corporate members है इस कंपनी के 14 corporate members, याद है? चले जाएं बैक पे। Who can own shares in a company, याद है? तो हमने कहा था कंपनी में 2 तरह के लोग, 2 पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन हम लोग और एक आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट, कल होल्डिंग और सब्सिडरी में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब बनेगा, कब हम एक कंपनी को होल्डिंग और दूसरे को सब्सिडरी कहेंगे, जब एक कंपनी के दूसरे कंपनी में मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट हो। एक कंडीशन ये है। तो मतलब एक कंपनी, तो कॉर्पोरेट मेंबर्स जो है ना, मतलब इस प्राइवेट कंपनी में 14 अदर आर्टिफिशियल पर्सन की इन्वेस्टमेंट है। कौन से पर्सन्स की? आर्टिफिशियल, ठीक है। इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन्स की इन्वेस्टमेंट है 34 और जॉइंट शेयर होल्डिंग है 4 मेंबर्स है, लेकिन चारों मेंबर जॉइंटली ये शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। जॉइंट सारे मेंबर्स की तादाद बताई है कितनी है? 4। तो टोटल कितना है? 52। ऊपर गौर कीजिएगा, स्टार्ट से पढ़े। हैज रिसेंटली जॉइंड, कौन सी कंपनी? ABC। क्या SMC साथ लगा हुआ है? तो ये कौन सी कंपनी है अदर देन SMC? इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50 है ना, और बनते कितने हैं? 52। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े। अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट 2017 सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। अगर ये क्वेश्चन आपने इधर गौर करके ना किया हो ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं सेम इट इज ये क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर लेना तो मोर देन 90% बच्चे इस क्वेश्चन को फेल करेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। इतना आसान क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्या लॉ की वायलेशन हो रही है? हाँ, हो रही है कि नहीं हो रही? वलीद, जिन्होंने जॉइंटली किए हैं तो इनको हम 4 मेंबर काउंट नहीं करते। कितना मेंबर काउंट करते? एक करे 34 और 14 48 और एक, मतलब ये गलत है।
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो क्या लॉ की वायलेशन हो रही है? आपको सिर्फ इतना पता होगा कि लॉ की वायलेशन नहीं हो रही, लेकिन मैंने लिखना क्या है। अब आप माशाल्लाह आप मेच्योर स्टूडेंट्स हो, पीआरसी आपका पास हो गया है, केफ में आपने एक अटेम्प्ट दे दिया है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करके नहीं जाओगे और सेम यही क्वेश्चन आकिब भाई सेम यही क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, तो मैंने क्या कहा, मोर देन 90% बच्चे ये क्वेश्चन फेल करके आए। वजह हमें ये नहीं पता, हमें कॉन्सेप्ट तो पता है। मतलब क्या हुआ, इस मेरे स्टेटमेंट का ये इतना इस क्लास में लाने का, मल्टीमीडिया पे ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप अगर क्लासेस लो ना, इंशाअल्लाह ताला कंपनी लॉ का हर एक कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, आपको मजे का सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन इससे आपका पेपर पास नहीं होना। आप दो काम करें, एक क्लासेस ले 100% और एक घर जाके ये पूरी बुक याद कर ले ज़बानी, फिर भी आप पेपर पास नहीं कर सकते। पेपर कैसे पास करना है ये बच्चों इन चीजों से आपने सीखा। मेरी बात समझ में आ रही? बोले ठीक है। क्या सेट करनी है? डायरेक्शन। मैंने कराची जाना हो और मैं पेशावर के ट्रेन में बैठ जाऊं और मैं 5 दिन सफर करूं, मैं कराची पहुंच जाऊं। समझ आ रही? शर्त क्या है कराची के लिए? सफर एक शर्त है ना, वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले क्या अपनी ठीक करनी है? डायरेक्शन। अगर आपकी तैयारी हो सिर्फ क्लासेस लेने से बच्चों और सिर्फ याद करने से, याद रखिएगा सीए का पेपर पास नहीं होता, और खासकर ऐसे पेपर जो थ्योरेटिकल हो, जो लॉ के प्रोविजंस। समझ आ रही है? अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है। उसने क्या लिखा है? अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। समझ आ रही है? ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डिफिनीशन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? समझ आ रही है? पढ़ो डिफिनीशन। आप नजर आ रहे हैं? हाँ, अब सही हो गया। The definition of a private limited company is contained in the Companies Act 17 along with other conditions limits the number of its members to 50। इन्होंने वैसे शॉर्ट करके लिखा हुआ है ना, आप बेशक पूरे प्राइवेट कंपनी को पूरा डिफाइन करें जो आपने याद किया हुआ है। इन कंप्यूटिंग दिस नंबर दोज हु, और ये बात डिफिनीशन के साथ लिखी हुई है कि वो मेंबर्स जिन्होंने जॉइंट मेंबर्स है। कौन से मेंबर्स है बच्चों? जॉइंट मेंबर्स है। उन्होंने अगर कोलेक्टिवली अपने नाम पे शेयर्स रखे हुए हैं तो उनको हम 4 मेंबर काउंट नहीं करेंगे, उनको कितना मेंबर काउंट करेंगे? 1 मेंबर काउंट करेंगे। लिखा हुआ है ना, इन कंप्यूटिंग दिस नंबर दोज हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। ये बात भी लिखी हुई है कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, ये डिफिनीशन, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप सीधा सीधा डिफिनीशन लिख ले, ठीक है। would not be counted, moreover who where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purposes of this definition be treated as a single member. Therefore in the given scenario the total number of shareholders turns out to be 49 rather than 52. The total number of shareholder is thus not exceeding the limit as fixed by the Companies Act 17. Hence no action is required. समझ आ रही है? अब उसने पूछा था क्या एक्शन लोगे, आपको इस क्वेश्चन का आपको कि क्या एक्शन लेगा? नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। चलो आपको ये पता भी चल गया कि कोई एक्शन नहीं लेना। समझ आ रही है? लेकिन लिखना क्या है? 4 नंबर सिर्फ आप ये लिख दोगे कि नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ आपने क्या लिख दिया बच्चों? नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड बच्चों, आपने सिर्फ ये लिख दिया। समझ आ रही है? आपने सिर्फ ये लिख दिया, तो इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बोले क्या मिल जाएंगे? 4 नंबर नहीं मिलेंगे।
इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व करना, वो नजर से गुजारना और उसको घर बैठ के समझना जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ रही है? अब अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप जो है ना 4 नंबर का क्वेश्चन है 1.8 के हिसाब से 7-8 मिनट बनते हैं, 6-7 मिनट बनते हैं, आप 1-2 मिनट में करके सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। कागान रेशम लिमिटेड KRL holds 60% shares out of the total paid up capital of another public company named Naran Silk Limited. NSL further owns 14% shares of Tandyani Ice Cream Limited. NSL has also entered into an agreement with other shareholder of TIL to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. Explain their relationship with each other under the Companies Act 2017. इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कंपनी ला के, लेकिन बहुत इजी होते हैं। स्टेप्स वही है जो बिजनेस लॉ में बताए थे, लिख लो जिन बच्चों ने बिजनेस लॉ में पता नहीं है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बच्चों 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। कितने स्टेप्स में? 3 में। नंबर फर्स्ट क्या लिखना है बच्चों? क्या लिखना है? रिलेवेंट प्रोविजन। नंबर सेकंड एनालिसिस किसका बच्चों? गिवन, जो सिनेरियो गिवन है उस पे डिस्कशन कर ले। और नंबर 3 स्टेप में क्या दे दे? डिसीजन। ठीक है, अब इसमें क्या मांगा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद ईच अदर अंडर द कंपनीज एक्ट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? कितने नंबर का है? 4। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने 30, 40, 50 सेकंड, 1 मिनट समझना है। देखो, कागान की किस में 60% शेयर्स है, किस में 60% शेयर्स आउट ऑफ द टोटल किस में है? NSL में। तो ये जो है ना, ये आप कोई रफ पेज करके उस पे ऊपर हेडिंग दे दे, रफ वर्किंग या वर्किंग का आप दे दे, तो ये आप आंसर शीट पे भी इसके लिए पेज मुख्तस कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है? या फिर क्वेश्चन पेपर पे भी कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर पे वो वैसे वो आपको नहीं करने देंगे जी। देखे, कागान के हैं, कागान का नाम क्या है? KRL। KRL के कितने % इन्वेस्टमेंट है? किस में? NSL में। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या बना? ये होल्डिंग बनी और ये सब्सिडरी। पढ़ा था ना, मोर देन 50%। ओके हो गया। अब NSL फर्दर ओन्स 14% शेयर ऑफ टंडियानी लिमिटेड। NSL के TSL में है, TIL में। TIL में कितनी % इन्वेस्टमेंट है? 14%। NSL has also entered into an agreement with other shareholder of TIL to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. लेकिन इसके साथ NSL के साथ ये भी इख्तियार है कि TIL के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? NSL अपॉइंट करेगा ना। ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये क्या हो गई? होल्डिंग। ये क्या हो गई? सब्सिडी। ओके हो गया बच्चों? ठीक है। कितना टाइम लगा? पेपर में कितना टाइम लगेगा? 30, 40, 50, 1 मिनट लग गया होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? KRL और NSL के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? होल्डिंग और सब्सिडरी। NSL और TIL के दरमियान कौन सा रिलेशन है? होल्डिंग और सब्सिडरी। इधर आ जाए, सिनेरियो बेस्ड है ना। सबसे पहले सब्सिडरी या होल्डिंग की डिफिनीशन के ये रिलेशनशिप कब बनता? सब्सिडरी की लिखी हुई है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी की सब्सिडरी बनती है, 2 कंडीशन है, दोनों में कोई एक फुलफिल हो जाए। या तो उसमें मेजॉरिटी मोर देन हाफ, मोर देन 1/2 मतलब मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट हो, या फिर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हो। दोनों कंडीशन लिख दो। ठीक है, लिख दिया डिफिनीशन। डिफिनीशन निकाले सेम इट इज वो डिफिनीशन। कोई KRL NSL TIL का जिक्र डिफिनीशन में नहीं करना, एज इट इज बुक में लिखना। जैसे नोट्स दिखाए मुझे, जैसे बुक में लिखा हुआ है, देखे
subsidiary company. Subsidiary company are subsidiary in relation to any other company. That is to say, the holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board or exercise or control more than one half of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary. However, such class or classes of holding company shall not have layers. ये छोड़ दे, ये नहीं लिखना, ठीक है, बस इतना लिख ले, ठीक है. आखिर में ये लिख ले, वो लेयर्स वाली बात कहाँ की है? Layers in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries. मतलब ये पढ़ा था ना, कॉन्सेप्ट समझाया था कि सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी इसकी भी क्या ट्रीट की जाएगी? सब्सिडरी, ठीक है, वो लेयर्स थे. तो लिख दी डिफिनीशन. अब दूसरे में क्या करना है? एनालिसिस. इधर देखें. सो इन द अबव सिनेरियो KRL hold 60% of shares of NSL, so KRL shall be treated as holding company of NSL and NSL shall be treated as subsidiary company. खत्म बात. अगले पैराग्राफ. इसकी इसमें कितनी है? As NSL has authority to appoint majority. 4 out of कितने अपॉइंट कर रहा है? 7. तो मेजोरिटी हो गई ना. As NSL have authority to appoint majority of directors at TIL, so NSL shall be holding company of TIL and TIL shall be subsidiary of NSL. So therefore TIL shall be also subsidiary of KRL. पूछा वही है ना, समझ आ रही है? आपने डिसीजन दे. सिंपल. ओके हो गया, ठीक है. कितने आसान इंग्लिश में, कितने सिस्टमेटिक तरीके से आप आंसर दे सकते हो अगर आप इन 3 स्टेप्स पे वर्किंग करें. समझ आ रही है बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? अगला आ जाए. अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल. Masters Limited has made equity investment in Abbas Limited in the light of Companies Act. State under what circumstances ML may classify AL as its a subsidiary. Definition लिखनी है. ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? आगे आ जाए. Practice question 5. Under the provisions of the Companies Act 17 describe the term private company. जब उसने प्राइवेट कंपनी के साथ SMC मेंशन नहीं किया ना, तो ये कौन सी प्राइवेट कंपनी की डिफिनीशन? अदर देन SMC की आपसे पूछ रहा है, ठीक है. SMC की जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन सी वाली करें? अदर देन SMC. ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही है? तो क्वेश्चंस आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं. चले अब जो है ना, लाइट्स ऑन कर दे हबीब, ये बंद कर दो. अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अथॉरिटीज, ऑफिशियल मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन. ठीक है. पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं बच्चों ECCP. ECCP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. पहले दिन जब हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे तो ECCP का जिक्र आया था. ECCP जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है किसकी बच्चों? कंपनीज की. किसकी रेगुलेटरी बॉडी है? कंपनीज की. कंपनी को जो रेगुलेट करती है वो कौन सी बॉडी करती है? ECCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. ये ECCP जो है ना, ये एस्टेब्लिश हुआ, नोट्स देखे, 1997 है आई थिंक. ठीक है. क्या था? 1997. ठीक है. और इसने रिप्लेस किया ECCP से पहले एक और बॉडी थी, उसका नाम क्या था? कॉर्पोरेट, इधर मुझे उसका नाम क्या था? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी. ठीक है. इसको रिप्लेस किया. जो इससे पहले बॉडी थी उसका नाम क्या था?
कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी 1997 में। अब मैं आपको एक और चीज मजे की बता रहा हूं, देखें डिफिनीशन देखें। द commission means the Securities and Exchange Commission of Pakistan constituted under section 3 of Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 19 organization. Securities and Exchange Commission of Pakistan established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997 was operationalized on 1st January 1999. MCQs के लिए बेहतरीन एरिया है कि आपको कह दे कि CCP was operationalized on the following dates. 1st January 97 को वो सेम रखेगा, डेट्स चेंज करेगा। ये MCQs के लिए बहुत अच्छा, उसके पास एक 2 नंबर का MCQs इसमें से वो बना सकता। ओके हो गया बच्चों? MCQs है ना आपके पेपर में, तो सारे क्वेश्चंस को जहन में रख के आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। आगे आ जाए। CCP रिप्लेस कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, बहुत अच्छा MCQs बन सकता है कि CCP रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट लॉ बॉडी, कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इस तरह सेम नाम रखेगा ना, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपने याद नहीं किया, आपने रीडिंग की थी, उधर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो चारों नाम जो है ना सेम होंगे। समझ आ रही है बच्चों? तो ये एक अच्छा MCQs इसमें भी बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छा, इट हैज बीन वेस्टेड विद डेडिकेट ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगला जो है वो क्या है? इस CCP के बच्चों ऑफिसेस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ऑफिसेस के बारे में। ठीक है, इस CCP का बच्चों एक है हेड ऑफिस। क्या है? हेड ऑफिस। कितने हैं? एक हेड ऑफिस हमेशा एक ही होता है, और कहां पे है? कैपिटल टेरिटरी या इस्लामाबाद। ठीक है, इसके हैं 8 रीजनल ऑफिसेस। कितने ऑफिसेस है बच्चों? 8 कैसे हैं? एक खैबर पख्तूनख्वा में, एक पंजाब में, एक सिंध में, एक बलूचिस्तान में। ठीक हो गया बच्चों? एक इस्लामाबाद में, एक सक्कर में, एक फैसलाबाद में, और एक मुल्तान में। काउंट करें कितने होंगे? 8 हो गए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको कंफ्यूज करते हैं, इसको और इसको सेम रखते हैं। नहीं, हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद में इसी CCP का एक रीजनल ऑफिस भी है। समझ आ रही है? रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस में फर्क है। समझ आ रही है? हेड ऑफिस इन सब को कंट्रोल करता है। इस हेड ऑफिस के अंडर ये 8 ऑफिसेज आते हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो 8 ऑफिसेज है, एक सूबे के हिसाब से है, और जो सूबे बड़े हैं, जैसे देखो ना फैसलाबाद और मुल्तान कौन से सूबे में है? पंजाब में। तो एक ऑफिस पंजाब जो लिखा है ना, ये लाहौर में होगा, जो सूबे का कैपिटल होता है। ये कहां पे होगा? लाहौर में। और जो बड़े शहर हैं उनको अपने अपने रीजनल ऑफिसेस दिए हैं, फैसलाबाद में अलग और मुल्तान में अलग। ओके हो गया? जो सिंध में है ये कराची में होगा, लेकिन एक सिंध को दूसरा भी दिया है, कौन से शहर को? सक्कर। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है कि नहीं? इस्लामाबाद में हेड ऑफिस भी है, और इस्लामाबाद में एक रीजनल ऑफिस भी है। ओके हो गया? बोले बच्चों क्लियर है जी? आगे, इस CCP के पास बच्चों अथॉरिटी कहां से आई है? इस CCP के पास 2 जगहों से अथॉरिटी आई है। एक तो इसको किसने अथॉरिटी दी है बच्चों? किसने? कंपनीज एक्ट 2017 ने। और दूसरा बच्चों किसने दी है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो CCP की अथॉरिटी है ना, उसको डिलीगेट किया हुआ है। इसको डिलीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलीगेशन। डिलीगेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉ में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। जिन्होंने चैप्टर 1 अभी पढ़ना है उसको तो समझ आ जाएगी। याद है? डिलीगेटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी लॉ मेकिंग अथॉरिटी ट्रांसफर करना।
समझ आ रही है? अब सीसीपी किसके कंट्रोल में है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जनाब हम जो है ना हमारे लिए और बहुत सारे मसाइल हैं, कंपनी से रिलेटेड लिमिट्स बता दिए, लाइन ड्रॉ कर दिए कि इसके अंदर अंदर जो लॉ मेकिंग है ना, रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, वो सीसीपी को इख्तियार दिया आप करें। अगर इससे बाहर जाना हो तो फिर पार्लियामेंट में आ जाए, वो हमसे आपने प्रॉपर अप्रूवल लेना है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी सीसीपी को कंपनी से रिलेटेड काफी हद तक इख्तियारात दे दिए कि हर मसले के लिए मेरे पास नहीं आना, आप खुद इसको डील करें। समझ आ रही है? तो अथॉरिटीज कहां से आई है? दो जगहों से आई है। कौन कहां से? कंपनीज एक्ट 2017, और एक डायरेक्ट अथॉरिटीज दी है किसने? फेडरल गवर्नमेंट ने। ओके हो गया? इसके बाद क्या है? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? इसके बाद है सीसीपी के बाद है रजिस्ट्रार। बच्चों क्या है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार नाम से पता चलता। किससे पता चलता है? नाम से पता चलता है। इसका काम क्या है? अगर आपने कंपनी रजिस्टर करानी है ना, तो आपने किसके पास जाना है बच्चों? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या है? रजिस्ट्रार कौन है? ये कौन है बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीसीपी। मतलब ये अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय है सीसीपी का। इस डिजिग्नेशन को सीसीपी ने क्या अथॉरिटी दी है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन अगर आपने करानी हो तो एप्लीकेशन किसके पास जमा करानी होगी? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। रजिस्ट्रार को लॉ ने कहा हुआ है कि ये बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के हैं ना, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, आगे जाके पढ़ेंगे, ये बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है कि ये आपने कहां पे जमा कराने हैं बच्चों? कहां पे जमा कराने हैं? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वट एवर नेम से ये काम करे, अगर ये काम करे ना कंपनीज की रजिस्ट्रेशन, तो उसको हम कंपनी लॉ के मुताबिक क्या ट्रीट करेंगे? रजिस्ट्रार ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखें नोट्स देखें। Registrar means a registrar, an additional registrar, an additional joint registrar, a joint registrar, a deputy registrar, an assistant registrar, or such other officer as may be designated by the commission performing duties and function under the Companies Act 2017। जिस भी नाम से अगर उसका काम यही हो जो रजिस्ट्रार का है, उसको हम कंपनी लॉ के मुताबिक क्या नाम देंगे? रजिस्ट्रार का नाम। पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है? द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स व्हिच द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। He keeps the records of mortgages and charges। mortgages and charges क्या है? हमारा पूरा चैप्टर है इंशाल्लाह कंपनी लॉ में, पढ़ेंगे डिटेल में। Including directors for information and explanation, and he is also empowered to inspect the books and records of the company। He may seize the books and records if he believes that seizure is necessary to reach out certain facts by सीसीपी। यहां तक उसके पास इख्तियारात है कि वो कंपनी के बुक्स को सीज कर सकता है। सीज का मतलब क्या है? कि कह दे कि इसमें कोई एंट्री नहीं करनी, बस खत्म, यहां पे मुझे दे दो, यहां तक जो रिकॉर्ड है इसमें ना कोई चीज डिलीट करनी है ना कोई चीज ऐड करनी। ओके हो गया? ऑफिशियल्स इन अ कंपनी, ऑफिसर है, ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, पूरा चैप्टर है, सबसे तगड़ा चैप्टर है, डायरेक्टर्स के ऊपर पढ़ेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव वो भी इसी चैप्टर में है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो भी इसी चैप्टर में है, कंपनी सेक्रेटरी और अदर। वैसे लिख लो डायरेक्टर्स के साथ लिखो डायरेक्टर्स, हायरार्की बना देता हूं ना आपको। डायरेक्टर्स हाईएस्ट अथॉरिटी, वैसे बाकी डिटेल ड्यूटीज पावर्स राइट्स ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पूरा चैप्टर है। डायरेक्टर कंपनी का सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? डायरेक्टर। सीईओ लिख ले, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ कौन है बच्चों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ब्रैकेट में लिख ले सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर्स। ये क्या होता है बच्चों? सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर्स। उसके बाद लिख ले कंपनी सेक्रेटरी, जो अभी क्वेश्चन में भी आया था। सेक्रेटरी का नाम यूज किया था ना, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था।
हाँ, कंपनी सेक्रेटरी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है बच्चों? लीगल एस्पेक्ट्स कंपनी का देखता है, ठीक है। ये मेजॉरिटी केसेस में कोई वकील होगा कॉर्पोरेट, या फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कि कहीं कंपनी हमारी लॉ की वायलेशन तो नहीं कर रही है। कंपनीज एक्ट 2017 का जिसको पता हो वो कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है। ओके हो गया। सीएफओ लिख ले, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नाम से पता चलता है कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना इसकी जिम्मेदारी। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। और अदर अथोराइज्ड पर्संस में जो आएंगे, इसमें अदर अथोराइज्ड लिखे, हेडिंग दे दे। अदर अथोराइज्ड में जैसे शेयर रजिस्ट्रार आ गया, ठीक है, एंड अदर एम्प्लॉइज आ गए। ओके हो गया बच्चों, हाँ, क्लियर? क्लियर है कि नहीं? जी जी। सिंगल डायरेक्टर के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? सिंगल डायरेक्टर के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? डायरेक्टर। कंबाइंड डायरेक्टर्स के लिए जब एक से ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ, बीओडी भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। ओके हो गया बच्चों? बच्चों क्लियर है? हाँ बोले। आज के बाद अगर कभी कंपनीज एक्ट 2017 में कहीं भी कमीशन का नाम लिखा होगा तो कमीशन से मुराद क्या होगा? सीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और कहीं पे भी सिर्फ बोर्ड, साथ में कुछ नहीं लिखा होगा, कमीशन के साथ भी बोर्ड के साथ भी, जब बोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा तो उससे मुराद क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये दो अल्फाज वो पूरे नहीं लिखता, कमीशन लिखता है तो आपको पता होना चाहिए जब कमीशन का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? सीसीपी। बोर्ड का लफ्ज आएगा तो इससे मुराद क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक हो गया बच्चों? बच्चों ठीक है कि नहीं? yes, जी। कंपनी पड़ी दो तरह की, एक कंपनी कौन सी थी बच्चों? एक कंपनी कौन सी थी? विद शेयर कैपिटल। दूसरी कंपनी कौन सी थी? विदाउट शेयर कैपिटल। पढ़ा था ना? विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी स्टार्ट करो। एग्जांपल दिया था, वेलफेयर के कामों के लिए लिमिटेड बाय गारंटी होती है। याद आ रहा है? हाँ बच्चों याद आ रहे हैं ना? इस कंपनी जो शेयर कैपिटल है, इसके कंपनी को हम मेंबर भी कहते हैं और शेयर होल्डर भी कहते हैं। किसको? ओनर्स को। इनके ओनर्स के लिए कितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? दो। मेंबर्स भी कह सकते हो, शेयर होल्डर्स भी कह सकते हो। दूसरा, जो विदाउट शेयर कैपिटल है ना, इनके लिए सिर्फ मेंबर्स का नाम इस्तेमाल करना है, इनको आप शेयर होल्डर नहीं कह सकते। याद है क्यों नहीं कह सकते? पूरी स्टोरी बताई थी ना, क्योंकि इसका शेयर कैपिटल होता नहीं। जब शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर्स नहीं होंगे, शेयर्स नहीं है तो ओनर्स के पास शेयर्स ही नहीं होंगे। जब शेयर्स नहीं होंगे तो उनको शेयर होल्डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा इधर कहीं, सब्सक्राइबर्स। क्या इस्तेमाल हुआ होगा? सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स के साथ लिख ले इनिशियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिन्होंने कंपनी बनाई थी ना, उन ओनर्स के लिए वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करता है? सब्सक्राइबर्स। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करता है? ये टर्म्स है जो आगे आपके काम आएंगे, इसको देख लो बच्चों। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? हाँ। एक और चीज, कंपनी में जो मीटिंग्स होती है वो तो बहुत सारे, हर किस्म के मीटिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए रिलेवेंट है वो दो ही है। आगे
पूरा चैप्टर है मीटिंग्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें ना कि इनकी मीटिंग, तो उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। ओके हो गया। और अगर कहे किन की मीटिंग है बच्चों, ये किसके मीटिंग्स के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लफ्ज इस्तेमाल करता है? डायरेक्टर्स जब मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग या बोर्ड मीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। जब ओनर्स आपस में मीटिंग करेंगे तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जनरल मीटिंग। ओके हो गया बच्चों? हाँ, ये आपने परेशान नहीं होना। मीटिंग्स के ऊपर सबसे जो मैनेजमेंट जैसा तगड़ा चैप्टर मीटिंग्स के ऊपर भी है, 15-20 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है, मीटिंग्स के ऊपर। उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो उधर डिटेल में, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है बच्चों? काफी है। हाँ, ये मेंबर्स की डिफिनीशन पढ़े, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, पेज नंबर 12 पे है। बस इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करें। ओके जी, अल्लाह।